Good afternoon, everybody. Good afternoon, and welcome to the show Current Affairs on FSNM News Channel. My name is फिरोज नकवी, आप लोग जानते होंगे, और आज हमारे साथ बहुत खास दो मेहमान हैं. मेहमान क्या कहूँ, ये हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं FSNM के और दोनों मेन ऑफिस बेयरर्स हैं. नॉट ओनली अपनी कंपनी को चलाते हैं बट फेडरेशन में बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं. मिस्टर विक्रम अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्रीन डॉट फूड्स. इनका एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है कॉर्निटोज. मेरे ख्याल से अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डिमांड में और सबसे पहला प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री का. वी ऑल्सो हैव मिस्टर वासुदेव चावला. ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महेश नमकीन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड अपकमिंग ब्रांड्स इन इंडिया. मोस्ट पॉपुलर इसलिए कहूँगा कि एक बहुत बड़े सेगमेंट को कैटर करते हैं, बहुत नीचे से 1 रुपए के प्रोडक्ट से लेके और मेरे ख्याल से 100+ के प्रोडक्ट्स भी इनके पास हैं. बहुत अच्छी नमकीन बनाते हैं और मतलब खुद ही पूरे चीज़ों को क्रिएट किया है, तो कहीं से इनको सीखना नहीं पड़ा. इनके एक्सपीरियंस ने, इनकी सारी चीज़ों ने इनको यहाँ तक आज तक पहुँचाया है. नाउ ही इज रनिंग हिज बिजनेस विद हिज 2 सन्स, योगेश एंड कमल. विक्रम जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम इस टाइम अपने स्नैक्स सेगमेंट का जो एक लार्जर सेगमेंट है, नमकीन और स्नैक्स का सेगमेंट, उसको अगर देखेंगे तो शायद ये अपने आप में एक इकलौती ऐसी कैटेगरी होगी, या कुछ अगर हम टॉप 5 प्रोडक्ट्स या टॉप 10 प्रोडक्ट्स देंगे जो सबसे ज्यादा डिमांड में रही है लॉकडाउन में आने के बाद. पब्लिक को एक अपने आप में घर में बैठने के बाद उनका कंजम्पशन पैटर्न हमने चेक किया, वो बढ़ गया है. अवेलेबिलिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, वो बात मैं सेल्स के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ, बट जो डिमांड है, जो उनके अंदर खाने की एक चाहत है, जिज्ञासा है नए नए प्रोडक्ट ट्राई करने की, वो बढ़ गई है. ऐसा एक छोटे से सर्वे के अनुसार मैं इस बात को बोल रहा हूँ. तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं आपको आज की तारीख में आपके कंज्यूमर्स तक पहुंचने में, और एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करना जैसे कि दवाइयाँ या पीपीई किट जो बहुत डिमांड में, ऐसे ही फूड प्रोडक्ट्स में अगर हम देखेंगे तो नमकीन टॉप 5 प्रोडक्ट्स में होगा. तो आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में क्या स्थिति है इंडस्ट्री की अकॉर्डिंग टू योर व्यूज? नमस्कार. सबसे पहले मैं विक्रम अग्रवाल, कॉर्निटोज का मैनेजिंग डायरेक्टर और FSNM का सेक्रेटरी एज ए पोजीशन. मैं अपनी कंपनी के बारे में तो ये बोल सकता हूँ कि हम लोगों को काफ़ी हद तक इनिशियली जैसे पेंडेमिक शुरू हुआ उस टाइम हमको काफ़ी अच्छे चैलेंजेस आए, क्योंकि ना तो फैक्ट्री रनिंग के लिए परमिशन थी, ना कोई मूवमेंट की परमिशंस थी. और जैसे जैसे एसेंशियल्स के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मूव लिया कि उसमें एसेंशियल्स को डिफाइन क्लियरली किया, और स्पेशली जो स्टेट हमारा उत्तराखंड है, वहाँ पे गवर्नमेंट और हमारी लोकल DM ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत फास्ट एक्ट किया इसके ऊपर, और हमें विद इन 4th डे एसेंशियल्स के लेते हुए परमिशंस ग्रांट हो गई. बट उसके बाद चैलेंजेस ये थे कि जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जो अपने घर चले गए हैं, या हमारे नेबरिंग स्टेट से आते हैं, यूपी से, तो उधर वो चैलेंजेस स्टार्ट हो गए कि हमारे को ना तो प्रॉपर ऑपरेशनल स्टाफ और मैनेजर्स या हमारे जो वर्कर्स जो आते हैं ट्रेन, वो हमें पूरे स्ट्रेंथ में मिले, जिससे कि हमें, क्योंकि कॉन्टिन्यूस लाइन प्रोसेसेस हैं, इसमें आपको पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है. ये नहीं कि एक प्रोसेस हम कर लिया, 10% कैपेसिटी मैन पावर से हम नहीं कर सकते हैं. तो हमें एटलीस्ट जैसे 30 to 40% कैपेसिटी मैन पावर की चाहिए, तभी हम अपना ये लाइन स्मूथली चला सकते हैं. तो वो करने के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस हमें आए कुछ फर्स्ट वीक में, और कुछ हद तक ई पासेस अवेलेबल हो पाए, और कुछ लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से कंपनी की साथ देते हुए लोगों ने अटेंड किया और हमारे पास आए. फिर हमने उनको पूरी जो ट्रेनिंग थी रिगार्ड टू कोविड, जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो हाइजीन स्टैंडर्ड, सैनिटेशंस, हर एक का टेम्परेचर चेक्स, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सारी हमने
सबको ट्रेनिंग देने के बाद इम्पार्ट किया, और करीब अभी भी 10% जो मेरे पास स्ट्रेंथ है मेरी, वो इन हाउस, इन फैक्ट्री हमने उनको रहने की जगह दी, जो हमारे नेबरिंग स्टेट से आती है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जो कि बॉर्डर पे लगता है और बंद है, पूरा सील्ड है। तो उनको हमने आश्वासन दिया कि आपके लिए पूरी फैसिलिटीज हमारे पास सेफ, हाइजीन अवेलेबल है, क्योंकि उनको, उनकी फैमिलीज को भी ये एक वो चाहिए था, इसका एश्योरेंस की ये हमारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स सेफ रहे। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारी करते के बाद हमारे को अब आज 40 डेज से ऊपर हो गए हैं, और लगभग हम लोग स्मूथली अपने ऑपरेशंस को, प्रोडक्शन फैसिलिटीज को चला पा रहे हैं। फिर चैलेंज आया था ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि इंटर स्टेट मूवमेंट्स का। उसके लिए भी फिर बाद में डायरेक्शंस आई क्लियरली सेंटर से, उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो दिया कि ये प्रॉब्लम बड़ी सीवियर है, एसेंशियल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, इंटर स्टेट नहीं जा पा रहे हैं, विद इन द स्टेट तो ठीक है, बट आउट ऑफ स्टेट नहीं जा पा रहे हैं, और ट्रक्स अवेलेबल नहीं थे, ट्रांसपोर्टर्स नहीं थे। तो वो फैसिलिटीज भी फिर धीरे धीरे स्मूथ लाइन होती गई। और आज की डेट में सिचुएशन ये है फिरोज कि हम एटलीस्ट अपनी 40% कैपेसिटी चला पा रहे हैं, जिसमें डिस्पैचेस भी रूटीन बेसिस पे ऑल इंडिया लेवल पे पैन इंडिया ट्रक्स जो है हमारे जा पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ओके, या मेरा नेक्स्ट सवाल चावला साहब से है। चावला जी, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट से आते हैं जो कि न सिर्फ अपने आप साइज में बड़ा है, पॉपुलेशन में बड़ा है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम भी बड़ी है, और खासतौर से लखनऊ का एरिया रेड जोन में भी शायद सबसे ज्यादा रेड जोन में है यूपी में। तो किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और क्योंकि आप अपनी सप्लाई और प्रोडक्शन को भी थोड़ा मेंटेन रख पा रहे हैं, तो कितने आपको चैलेंजेस के साथ आपको यहाँ तक इस स्थिति तक आप आ पाए हैं और इस चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं? नमस्कार प्रो जी। इसमें पहली बात तो शुरू में लॉकडाउन के बाद एक तो हमें परमिशन नहीं मिल रही थी। बड़ा प्रयास करने के बाद किसी तरह डीएम से, डीआईसी से परमिशन हमें खैर अवेलेबल हुई 10 तारीख से, 10 अप्रैल से। उसके बाद क्या है कि सबसे पहला चैलेंज तो आया लेबर का, क्योंकि लेबर जा चुकी थी। कुछ लोकल लेबर थे तो उनको भी प्रयास करके लाना था कि भाई किसी तरह हाइजीन मेंटेन करें, उस तरह की उनको, क्योंकि वो आदतें हैं ही नहीं उन लेबरों में पहले वाली कि किस तरह कोविड का क्या नियम है। खैर किसी तरह थोड़े थोड़े अरेंज करके, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रहने की व्यवस्था है, पहले से ही हम लोगों ने रखी हुई है। करीब करीब 100 लोगों की व्यवस्था है हमारे पास, रहने की, खाने की, पीने की। खैर धीरे धीरे हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है जहाँ लेबर हमारी रहती है, तो वहां से वो आए, उनको रहने की जगह दी गई, लेकिन उनको प्रॉपर मेंटेन करके, उनका स्कैनिंग करके, सैनिटाइजेशन करके उसको चलाया। अभी तो क्या है कि जैसे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहीं किसी की हो पा रही है, किसी की नहीं हो पा रही है। जब तक पूरी चेन, पूरा ऑल ओवर इंडिया रन नहीं करता, तब तक दिक्कतें आएंगी। क्या है कि अभी मान लीजिए रॉ मटेरियल किसी तरह अवेलेबल हो पा रहा है, तो उसके साथ जुड़ी हुई और चीजें हैं, जैसे मशीनरी है, मान लीजिए उसमें कोई मेजर मेंटेनेंस का काम पड़ जाता है, तो आखिर बाहर से उसको मेंटेनेंस करने के लिए कैसे आए? तो वो भी एक है कि कहीं ब्रेक डाउन हो गया तो वो भी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक तो किसी तरह चल रहा है कि अभी क्या है कि वेराइटियों की डिमांड जरूर मार्केट में हर एक की है, लेकिन क्या है कि अवेलेबिलिटी, आज मान लीजिए वो चने की दाल मांग रहा है तो हम कह रहे हैं हमारे पास मूंग की दाल है, मूंग की दाल है, तो ये वेराइटी नहीं है। क्योंकि अवेलेबिलिटी जब तक पूरी चेन, अब ये समझिए बैच कोडिंग प्रिंट करने के लिए भी हमें इंक बैकअप चाहिए, तो ये है तो पूरा बाहर के ऊपर डिपेंड। या प्लास्टिक का दाना है रिलायंस का, वो जब तक पूरी इंडस्ट्रियां चालू नहीं होंगी, अभी तो जितनी अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर चले जा रहा है काम, लेकिन यह है कि 100% तो नहीं चलेगा अभी भी वही लगभग 50% के इर्द गिर्द वर्किंग चल रही है। लेकिन ये समस्याएं बाहर माल भेजने में तो खैर गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी कर दी थी कि किसी गाड़ियों को ना रोका जाए, पहले जरूर समस्याएं आ रही थी, लेकिन वो 1-2 दिन बाद सॉल्व हो गई। अभी ऐसी मैन लेबर का इश्यू आ रहा है, या कोई ऐसा ब्रेक डाउन होगा तब हम लोग क्या करेंगे, और कोई और रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कम से कम सैकड़ों आइटम एक साथ जुड़ते हैं, तब जाकर के ये चेन चलती है। क्योंकि डिमांड की बात यह है कि अब कुछ समस्याएं आ रही हैं,
लेबरों को भी उतनी हैबिट नहीं है उस तरह सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की, उनको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर तरह की पूरी सुविधा दे करके उन्हें गाइड किया जा रहा है, वो आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा समय, कई ऐसी चीजें होती हैं कि कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए लेकिन फिर भी 2 जने मिलकर ही उसको उठा सकते हैं, अकेला नहीं उठ सकता। तो ऑटोमेटिक जितना जिसका ज्यादा सेटअप है वो तो ज्यादा सही होता चला जा रहा है, लेकिन जहां पर मैनुअल काम ज्यादा है वहां दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा है। फिर भी आगे जब तक पूरी चेन नहीं खुलेगी तब तक जो है मुश्किल हो जाएगी, दिक्कतें आएंगी प्रॉपर चलाना। विक्रम जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें रेज किया था कि सप्लाई चेन का इश्यूज रहे और वो आपने धीरे धीरे करके उनको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया है और 40% कैपेसिटी आए हैं आप। ये लॉकडाउन जो है ये अपने आप में न सिर्फ एक चैलेंज है बट एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की। तो कुछ टिप्स दीजिए कि आगे हो सकता है आपने कुछ इंप्लीमेंट किया हो या आप चाहते हो इंडस्ट्री को किस तरीके से अपनी सप्लाई चेन को और बेटर मेंटेन करना होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें एक्सपर्ट के मुताबिक ये सब अब आती रहेंगी जब तक कि पूरी तरह से वैक्सीन ना बन जाए या पूरी तरह से इस तरह के चीजों पे हमारा जो वर्ल्ड है वो विजय ना हासिल कर ले। तो कोरोना अभी गया नहीं है और बहुत जल्दी नहीं जाने वाला। किस तरह की तैयारियां सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए लोगों को आगे करनी चाहिए, क्या सजेशंस देंगे आप पूरी इंडस्ट्री को? देखिए, कुछ डेटास हैं जो नीलसन रिपोर्ट्स के और मिंटेल जो की संस्थाएं हैं जो ऑलरेडी अपनी मार्केट सर्वेस करती रहती है लगातार और रिपोर्ट्स इंडस्ट्री रिलेटेड रिलीज करती हैं। तो उसमें मैंने कुछ रिपोर्ट्स में अभी पीछे पढ़ा था कि नीलसन ने जैसे अभी कोविड के टाइम में ही सर्वे किया तो उसमें ये सामने आई चीज कि अभी जो ट्रेंड चेंज हुआ है, एक तो लॉकडाउन पीरियड का ट्रेंड है, जैसे कि अभी सब घर पे हैं, तो घर पे होने के कारण आपकी हर जगह मूवमेंट्स भी अलाउड नहीं है, कोई जगह तो बिल्कुल टोटल कर्फ्यू है। तो उस केस में आपके लोकल किराना स्टोर्स भी नहीं खुले हैं, तो उस केस में आप अपने एसेंशियल्स, अपनी डिलीवरीज कैसे ले, डेली नीड्स। तो उसमें अब जो नया प्लेटफॉर्म निकल के आ रहा है वो बहुत स्ट्रांगली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो ई कॉमर्स आई थिंक थोड़ा लिंक टूट गया है। लिंक टूट, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसको मैं कट कर दूंगा बाद में। विक्रम जी, वी कांट हियर यू। विक्रम जी, कैन यू, आप दोबारा आ सकते हैं इसको एग्जिट करके। चलो साहब, मैं आपसे अगला सवाल कर लेता। या विक्रम जी आप आ गए? या ये वीडियो बंद हो गया था। नो प्रॉब्लम, वी कैन एडिट इट, नो प्रॉब्लम। या यू कैन कम बैक। हाँ, तो लोकल किराना स्टोर्स जो और 89% जो उन्होंने पब्लिक से आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन जो एक्टिविटीज सेल की अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं यहाँ से। हाँ, तो अभी जो ट्रेंड सामने दिखाई दे रहा है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का है, जो जिसमें कि आज की डेट में जितने लोकल किराना स्टोर्स भी हैं वो भी अब डिलीवरीज पे बिलीव कर रहे हैं, वो भी कनेक्ट हो रहे हैं। इवन हमारे साथ अभी रिसेंटली जोमेटो और स्विगी, इन लोगों ने जो कि फूड डिलीवरीज ही करते थे रेस्टोरेंट्स की रेडी फूड, अब वो एसेंशियल्स और पैकेज्ड फूड्स में भी डिलीवरीज करने के लिए आ गए हैं। और उन्होंने टाई अप किया है हमारे लोकल डीलर्स और लोकल रिटेलर्स के साथ, जो कि आप ऑर्डर उनको फोन पे देंगे तो वो जोमेटो जो है आपको घर पे वो अपना आपका फेवरेट स्नैक नमकीन जो है घर पे डिलीवरी देगा। ये फैसिलिटीज काफी शहर्स में स्टार्ट हुई हैं, जैसा कि जियो मार्ट आपने देखा अभी व्हाट्सएप पे खाने में, और कुछ आपके पनवे उधर एरियाज में उन्होंने व्हाट्सएप पे ऑर्डर बुकिंग स्टार्ट की है, और जियो मार्ट जो है आपको डिलीवरीज एसेंशियल एंड फूड आइटम्स की, स्नैक्स की, नमकीन की घर पे डिलीवरीज दे रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक तरीके से पूरा नया
कल्चर पैदा हो गया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, जहाँ पे आप न सिर्फ आप बट पूरी इंडस्ट्री अपनी ई कॉमर्स को बढ़ा सकती है और एक नए तरह के स्टॉकिस्ट और एक तरह के डिलीवरी सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम आज की डेट में लगभग 34 ई कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल हैं ऑल इंडिया एंड थ्रू आउट सिटीज में, जहाँ पे हमारी डिलीवरीज, हमारे पार्टनर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स उनको हेल्प करके सप्लाईज दे रहे हैं और आपको डोर डिलीवरीज पे विद ऑल टेकिंग केयर ऑफ द लास्ट माइल डिलीवरी। वो आपको प्रोडक्ट जो हमारे इनके डिलीवरी बॉयज जाते हैं वो पूरे सैनिटेशन प्रोसेस को, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोसेस को मेंटेन करते हुए आपके पैकेजिंग का पूरा सैनिटाइज करके फिर आपको डिलीवरी देते हैं आपके घर पे। तो ये एक सिस्टम चालू हुआ है नया। ओके इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट दैट यू आर हैविंग आई मीन 34 as you said e-commerce platforms where you are selling your products. आप ये बताइए कि एक परसेप्शन है इंडस्ट्री के अंदर, खासतौर से फूड इंडस्ट्री के अंदर, कि इन ई-कॉमर्स साइट के साथ काम करने में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, उतना वो लोग मार्जिन ज्यादा ले जाते हैं, और कभी कभी जो मीडियम या स्मॉल साइज के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको लगता है कि ये शायद हमारे लिए ये चीज नहीं है। ठीक है, तो क्या मतलब क्या तरीका है और आपका क्या एडवाइस है, क्या छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर इसको अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकता है, और कितना अच्छा है ये, कितना इजी है करना, आप ये बताइए थोड़ा सा। हाँ फिरोज, यू आर वेरी राइट। ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा महंगा प्रोपोजिशन है अगर कंपेयर करें टू अ लोकल डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर, बट यस ये एक ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को खड़ा करने के लिए बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज की डेट में जो इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, विच इज द मेजर शेयर ऑफ पॉपुलेशन, वो आज सब ऑनलाइन और मोबाइल फोन्स, एंड्रॉइड्स पे डिपेंडेंट है, और वो सब ऑनलाइन फोन पे ही ऑर्डर करती है। बाकी फैमिलीज हैं, मदर्स हैं, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो लोग फिर भी स्टोर्स पे जाते रहे हैं पीछे और जाके अपने चॉइस से सामान उठाते हैं। बट जो मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स हैं वो तो सब ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और उस वजह से आपका एक ब्रांड पॉपुलर होता है। ठीक है, ये आपके टोटल बिजनेस का मेजर शेयर नहीं ले पाएगा इमीडिएटली, बट यस इससे आपको न्यू कस्टमर बनाने में सुविधा होगी, और आप ऑल इंडिया लेवल पे बैठे एक ही सिटी में आप पहुंच सकते हैं। जैसे आज हम उत्तराखंड से, रुड़की एक छोटे से शहर से, आज मैं ऑल इंडिया नेटवर्क बना पा रहा हूं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स जो कि आपके ब्रांड को पहुंचाने में आपको मदद करते हैं। थोड़ा सा आपका एक्सपेंस लग रहा है, आप उसको मार्केटिंग एक्सपेंस ट्रीट करके आप कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई फ्यूचर यही है। आज अब आगे जो आने वाला फ्यूचर है इस साल, ये क्योंकि ये ट्रेंड अब चेंज हो गया है, ऑलरेडी इंडिया डिजिटल हो गया है, तो वी शुड लुक एट दैट एस्पेक्ट इमीडिएटली। राइट। एक इसी में एक और क्वेश्चन मैं जोड़ दूं साथ में, फिर मैं चावला सबके पास आऊंगा। अपना खुद का अगर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, वो कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी को दे रहे हैं और वो फिर उसको आगे डिलीवरी कर रहा है। अगर आप अपना खुद का कार्ट बना लें और ऑनलाइन कार्ट आपका हो, वो कितना आसान है, या क्या चैलेंजेस है उसके साथ, और खासतौर से डिलीवरी करने में क्या चैलेंजेस आएंगे अगर हम खुद अपने ऊपर ही रिलाई करें, ना कि सिर्फ इस तरह की साइट्स के ऊपर। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक कुछ कंपनीज ऑलरेडी इस सिलसिले पे काम कर रही हैं, और मैंने देखा है कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तो आपको इमीडिएटली आपके पेज पे सडनली एक एड की तरह से एक प्रोडक्ट का वो आ जाता है, और उसमें प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और आप शॉप नाउ करके लिंक आता है, तो शॉप नाउ करते हैं तो आपका प्रोडक्ट्स आती है, उसकी प्राइसिंग, एंड देन एक पोर्टल आ जाएगा जिसमें आप उसको बाय कर रहे हैं। तो बेसिकली वो कंपनीज जैसे हमारी, हम फर्दर हमें अपना सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे डिलीवरी बॉयज या हमारे अपने वॉलंटियर्स की जरूरत नहीं है। आप एक सब प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करके ऑर्डर बुकिंग ले सकते हैं, और उनको ऑर्डर पैरेलली पास ऑन होंगे और वो डिलीवरीज देंगे आपके यहाँ पे। दे चार्ज फॉर दैट पर माइल डिलीवरी,
जैसे कि जोमेटो के साथ सपोज आप कहिए कि हमने किया है, जोमेटो क्या कर रहा है, वो पर केस के बेस पे आपसे चार्ज करेगा, बट फाइनली बुकिंग मैं ले रहा हूँ या मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है और वो डिलीवरी एक कस्टमर को डायरेक्ट पहुंच रही है, तो एक चार्ज आपको देना पड़ता है फॉर डिलीवरी एक्सपेंसिव। जैसे उबर ईट्स, तो आप अपनी साइट लॉन्च कर सकते हैं, उसमें ज्यादा आप मुश्किल काम नहीं है। ओके 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 ओके। मैं अब चावला जी के पास आऊंगा। चावला साहब, आप 2-3 बार पहले भी मीटिंग्स में इस पॉइंट को रेस कर चुके हैं कि जो पीछे की चेन है वो पूरी टूट गई है, और वो जो पीछे की सप्लाई चेन है उसमें वो अगर मैनेज हो जाए तो शायद प्रोडक्शन में इतनी दिक्कतें ना आए जो आज की तारीख में आ रही हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स ही जब नहीं आएंगे। तो क्या आपने इसके ऊपर क्या काम किया है, क्या सजेशंस हैं, और आगे के लिए क्या तैयारी करेंगे कि आगे अगर इस तरह कोई लॉकडाउन होता है या इस तरह कोई चैलेंज आता है तो इंडस्ट्री को किस तरीके से अपने बैकएंड को भी मैनेज करना होगा और करना किस तरह से वो कर पाएंगे? क्या आपके सजेशंस हैं इस पॉइंट को लेके? देखिए, इसमें बदलाव तो काफी प्रकार के आ गए। अब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है सबसे पहली बात तो रॉ मटेरियल का तो कुछ इस तरह का हम लोगों को बनाना पड़ेगा कि स्टॉक हमेशा हमें कम से कम लगातार कंटिन्यू मिलता रहे। कहीं ना कहीं से ऐसा थोड़ा कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हें मटेरियल जो है हमारे लिए इतने दिनों के लिए रोकना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे बाहर की चीजें, मान लीजिए कोई कहता है बैकअप या इंक चाइना से आ रही है, अमेरिका से, उसमें हम लोग क्या कर पाएंगे? उसमें रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर वही होगा कि भाई चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा चलो एडजस्टमेंट करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां पर अपनी केवल यहाँ की अपनी इंडिया के अंदर है, वो तो एक तरह से हमें लग रहा है उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी आगे चल करके। लेकिन प्रयास हम लोगों को भी अपने यहाँ भी सुधार काफी करना पड़ेगा। अब प्रयास ये करना पड़ेगा कि किसी भी तरह जितनी लेबर लग रही है उससे कम लेबर में ज्यादा प्रोडक्शन कैसे हो, उस बात पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस विषय पे हालांकि हमारी मशीनरियों में भी जैसे हीट एंड कंट्रोल वाले हैं, कंचन मेटल वाले हैं, फैबकॉन वाले हैं, उनसे भी इस विषय में बात हुई थी। भाई अब ऐसा कुछ ऑटोमेटिक जनरेट करो, प्रोग्राम बनाओ, इस समय आप लोग खाली बैठे हो, कि ये किसी भी तरह जहां 4 लेबर लग रहे हैं वहां पे 2 लगे, तो जितने लेबर कम लगेंगे प्रोडक्शन की क्षमता ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अवेलेबिलिटी हमें नहीं लग रहा है इंडिया में अगर सब चीजें खुल जाएंगी तो कैसी दिक्कत आएगी। अभी भी अवेलेबिलिटी अगर खाने पीने की चीजों के लिए तो गवर्नमेंट ने शुरू से ही कहीं पे भी शुरुआत में जरूर रोक लगाई, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसी रोक नहीं लगाई, न गाड़ियों पे रोक रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। भाई खाने पीने की चीजें जाने दी। तो ये भी हम लोगों में भी एक सपोर्टिंग आइटम है। मान लीजिए और कुछ चीज नहीं हो रही है कि नमकीन है, बिस्किट है, टॉफियां है, कॉर्न के सामान है, तो अवेलेबिलिटी है तो थोड़ा मन आदमी का खुश रहता है कि चलिए ये चीजें तो अवेलेबल है। अगर मान लो मेरे को दाल रोटी नहीं मिली तो ये कम से कम खा सकता हूँ, बिस्कुट खा सकता हूँ, कॉर्न का आइटम खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, तो थोड़ा एक मन में उसको विश्वास जगता है लोगों को। तो ये जितने आइटम है, गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य है कि ये किसी भी तरह की किसी प्रकार की कमी ना है, और हम लोगों का भी आएगा। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आज हम कुछ सोच रहे हैं, कल स्थिति कोई दूसरी पैदा हो रही है, परसों कोई दूसरी पैदा हो रही है। तो जैसे जैसे ये चैलेंज आएंगे हमें उन्हें स्वीकार करके उसी हिसाब से हमें अपना स्थान बनाना पड़ेगा, उस तरह की रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। प्रोडक्शन कैसे करें, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसे करें, अब ये तो जो आवश्यकता आएगी उसी अनुसार हमें कदम उठाने पड़ेंगे। सर, जिस तरह के लॉसेस हुए हैं, जिस तरह का नुकसान हुआ है, भाई इतने दिन से फैक्ट्री अगर चलना भी कहीं कहीं थोड़ी चल रही है तो वो भी 20%, 30%, 40% तक चल रही है, जिस तरह के लॉसेस हुए हैं, तो क्या अब हमें हमारी फैक्ट्रीज को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि जहां पे एक पर्टिकुलर एरिया हो जहां पे आप अपना बफर स्टॉक रख सकें, कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो 30-40 दिन तक आप उसको मैनेज कर सकें, क्योंकि आप एक नई फैक्ट्री बना रहे हैं और ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, कंप्लीशन फेज में है बल्कि। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह से थोड़ा फोकस करेंगे तो आगे जो है वो हम चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे, फॉरेन प्रोडक्ट्स को खासतौर से स्टोर करने के लिए, स्टॉक करने के लिए? नहीं, ये तो शुरू से ही है कि जितना अगर रॉ मटेरियल में पीछे हर तरह से अपनी मजबूती करता चला जाएगा, उसी तरह वो अपने फैक्ट्री को रन कर पाएगा। अवेलेबिलिटी जैसे अपने यहाँ की या कोल्ड स्टोरेज है यहाँ पर, ये तो देखिए अवेलेबिलिटी, ये समझिए आगे चल करके लागत और बढ़नी है फैक्ट्रियों की।
मशीनरी में, रॉ मटेरियल में, कि कल को हो सकता है ना मिले या क्या है। मान लीजिए कोई कहता है नहीं भैया ये ले लीजिए, अब 6 महीने तक मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मजबूरी में हमें अपना प्रोडक्शन करना है, तो उसे किसी ना किसी तरह एडवांस दे करके ये करके होल्ड तो करना ही पड़ेगा मटेरियल, अगर हमें अपना सब चीजों को एक मार्केट में अवेलेबिलिटी बनानी है। तो ये तो समझिए ये तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी हमें। अभी तक खैर व्यवस्थाएं धीरे धीरे होती चली जाएंगी, कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा, लेकिन समय लगता है हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चावला साहब ने भी बोली और मैं भी इसका बहुत पक्षधर हूं कि ऑटोमेशन में इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप जैसी कंपनीज ने बहुत इन्वेस्ट किया भी है। लेकिन अगर अभी भी कंपैरिजन करें विक्रम जी, हम फॉरेन विजिट्स जैसे हम लोग करते हैं, आप तो बहुत ज्यादा जाते रहते हैं, जो फैक्ट्रीज देखते हैं, तो वहां पे वर्कर्स देखने के लिए आंखें ढूंढती है कि वर्कर किधर खड़ा है, एक्चुअली सब कुछ नजर आता है। ऐसे ही मैं अभी एक रिसेंटली जो हल्दीराम की लेटेस्ट फैक्ट्री है सेक्टर 67 में, मैं वहां गया था, तो जहाँ पे आपका अनलोडिंग होती है वहां से लेके और डिस्पैच तक, मैंने देखा कि अगर हम उसको ऐसे डिवाइड करें तो सिर्फ पैकेजिंग पे तो कुछ लोग नजर आए, वरना बहुत कम लेबर का सहारा लिया गया है फूड इंडस्ट्री में वहां पे। तो आपको क्या लगता है कि ऑटोमेशन कितना इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाएगा? चावला साहब ने जैसे कहा कि हमें इसके ऊपर इन्होंने फैक्ट्रीज या मशीन मैन्युफैक्चरर्स से कहा है, वही सब आपके भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, मेरे भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कितनी ऑटोमेशन में इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना बेनिफिशियल होगा? हाँ, ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है चावला जी ने जो कहा कि हमें आगे जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो मेजरली लगेगी वो ऑटोमेशन में लगानी चाहिए, जिससे आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, जो मैं आपके मैक्सिमम लेबर जहाँ पे स्पेशली अननेसेसरी इन्वॉल्व हो जाती है, और स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स में तो वैसे भी जितना ऑटोमेशन रहे, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल और हाइजीनिकली ऑपरेट हो सकता है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑटोमेशन प्रोसेस लाइंस में तो करना ही चाहिए, जो कि की है आपकी प्रोडक्ट के लेके भी और आपकी कॉस्ट को कंटेन करने के लिए इन टोटलिटी। और दूसरा ऑटोमेशन जो जाता है, जैसे कि आप उन्होंने बताया, पैकेजिंग और ट्रांसफर्स, प्रोडक्ट ट्रांसफर्स एंड वेयर हाउसिंग, उसके अंदर मेजर लेबर इन्वॉल्व होती है। तो मेरे को लगता है कि छोटे स्केल में आज ऑटोमेशन जो हैं उसमें भी पॉसिबल हैं, और जैसे कि लेबर को क्वार्टनिंग के लिए या उसको ट्रांसफर करने के लिए, उसके बाद वेयर हाउस में स्टोर करके प्रॉपर बैच सिस्टम के साथ लगा के उसको मेंटेन करना, वो भी लेबर इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा रहती है। उधर भी ऑटोमेशन का स्कोप बहुत अच्छा है, और कॉस्ट एक लिमिटेड, मतलब अगर आप एनुअल एक्सपेंसेस देखें, आपने जितनी लेबर इन्वॉल्व की हुई है उन ऑपरेशंस में, अगर आप एनुअली देखें तो आपको मतलब विद इन 2 years वो रिटर्न मिल जाती है, अगर आप एक ऑटोमेशन इन डिलीवरीज एंड वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज में लगाएं। ब्रेक इवन आ जाता है। हाँ, ब्रेक इवन मिल जाता है, जिससे कि एटलीस्ट आप की बिलिंग, आपका जो प्रोसेस कंट्रोल है, बैच नंबर्स है, कोडिंग है, वो भी ऑटोमेटेड हो जाती है सारी। तो आपको और बेटर कंट्रोल्स हैं, और खासकर हमारी इंडस्ट्री जो हम दूर हैं, हम लोग एनसीआर से बैठ के यहाँ पे ऑपरेट करते हैं डिफरेंट यूनिट्स को, जो जैसे कि हल्दीराम्स को देखिए, वो जगह जगह प्लांट्स हैं उनके वर्ल्ड ओवर, तो वो ऑपरेट करना सबसे आसान जब ही हो सकता है जब आप इस तरह के सिस्टम्स लगाएं, जहाँ पे आपका with one click you get all the data right from your raw material to your FG, you get data at each level कि भाई yes, मेरे पास आज इतना इन्वेंट्री है, या मेरे पास इतना बैच का ये माल पड़ा है, ये इतना एक्सपायर हो रहा है, all those data come to you immediately। एक तो ये बेनिफिट, दूसरा आपकी लेबर कम लगती है, लेबर हैंडलिंग, क्योंकि आपको मालूम है कि थोड़ा सा एक दो दे आर ट्रेन्ड लेबर बट स्टिल देर आर मैनुअली उसमें मिसहैप्स, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो वो लॉसेस भी आपके बचते हैं। तो मुझे लगता है फ्यूचर में ये एक इंडस्ट्री को लगाना चाहिए और इस तरफ भी सोच के ऑटोमेशन करनी चाहिए। चावला साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट विक्रम जी के ही आंसर से निकला है कि एक धारणा है इंडस्ट्री के अंदर आज की तारीख में कि फूड प्रोडक्ट से भी जो है वो कोरोना का कंटेमिनेशन
अगर हो गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी नमकीन, क्योंकि मुझे इंटरनली मालूम है, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए आप ये बताइए कि कितना कम से कम ह्यूमन टच आप लोग रखते हैं अपनी फैक्ट्रीज में, और कितना सेफ है वो आज की तारीख में, इन टुडेज वर्ल्ड, आज की तारीख में वो कितना सेफ है कंजम्पशन के लिए, हमारे नमकीन और स्नैक्स के जो प्रोडक्ट्स। देखिए, कोरोना जो वायरस है, अभी हम लोगों का जो प्रोडक्ट है टोटल फ्राइंग सिस्टम है। और फ्राइंग करने के बाद ये समझिए इतने तो ऑटोमेटिक फ्रायर्स हम लोगों के लगे हैं कंटिन्यूस, जिसमें कहीं हाथ टच नहीं हो रहा है, हैंड कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। रॉ मटेरियल को जरूर डालने में जैसे शुरू किया उस समय पलटे में, उसके बाद तो ऑटोमेटिक छनाई, फ्राइंग, सीजनिंग, और फिर जाके सीधे पैकिंग मशीनों में। डायरेक्ट में फ्राइंग के बाद तो टच का भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कई जिनके मैनुअल काम होंगे जरूर होगा उनका भी, लेकिन उसके बाद मान लीजिए पैकेजिंग के बाहर अगर हैंड टच होते, हाथ टच होते, तो वो हो गए इनडायरेक्ट। डायरेक्टली उसमें प्रोडक्ट में हाथ यूज नहीं हुए। तो मेरे को नहीं लग रहा है कोई ऐसी, इससे कोई ऐसी नेगेटिव बात निकलेगी कि कोई मतलब इस तरह की दिक्कतें आए, क्योंकि प्रोडक्ट अंदर पैक हो गया, ऑटोमेटिक मशीनों ने पैक किया, वो ऑलरेडी सैनिटाइजेशन है और इतने टेम्परेचर पे फ्राई होते हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज बचती नहीं है कि कहीं पे मतलब कोई ऐसा निकले। लेकिन अब ऐसी ये एक बीमारी है, आगे चल करके कुछ कह नहीं सकते हैं कि आगे क्या इसके, कभी तो वो कहते हैं हवा में इसके घूम रहे हैं, कभी वो कहते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि हमारी फ्राइंग से सीजनिंग से लेके पैकिंग तक कोई ऐसी प्रॉब्लम। जी विक्रम जी, जिस तरीके के चैलेंजेस अभी बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री के सामने, और नई नई मतलब एक तरीके से कंज्यूमर डिमांड भी चेंज होने वाली है, पूरा एक न्यू नॉर्मल सेट होंगे, जिस तरीके से हम लोग हर वीडियो में बात कर रहे हैं कि न्यू नॉर्मल्स के ऊपर अब दुनिया काम करेगी। हम हर चीज को उस तरह से नहीं लेंगे। जब अपनी गाड़ी में बैठेंगे, जब गाड़ी से उतरेंगे, या मॉल में एंटर करेंगे, या किसी सिनेमा हॉल में जाएंगे, या ऑफिस में एंटर करेंगे, अब शायद हमारे एंट्री का तरीका, सोचने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग में है आजकल हम लोग, एक मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह 24 घंटे एक ही बात के बारे में हम सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा ये। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के चेंजेस फूड इंडस्ट्री को करने पड़ेंगे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, और जो किस तरह की डिमांड आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कंज्यूमर साइड? जैसा मैंने अभी रिपोर्ट्स में भी पढ़ा पीछे, तो उसमें भी यही बात हो रही है, इवन ग्लोबली ये बात हो रही है, नॉट इवन इंडिया, कि जो अभी लगभग उन्होंने रिपोर्ट किया है, लगभग 60% कंज्यूमर्स जो हैं वो नेचुरल या जो ट्रस्टेड फूड्स हैं, ब्रांड्स हैं, या जिनका हेल्थ को लेके जिनका उनको कंसर्न है, जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाले ज्यादा चूज कर रहे हैं, ज्यादा पिक कर रहे हैं। और उसी को लेते हुए अब जो आगे ट्रेंड है, नियरली 30% इंक्रीज आया है साउथ ईस्ट एशिया में, उन्होंने लिखा है। जो फूड एंड ड्रिंक्स की लॉन्चेस हैं, वो फूड विच आर बेस्ड ऑन विद हाई इम्यूनिटी, जो आपके बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम बेटर बनाती हैं, एनहेंसिंग विद विटामिन फोर्टिफाइड ड्रिंक्स हो गई या फूड हो गए, वो उधर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, फंक्शनल फूड्स की तरफ ज्यादा फोकस कर रही हैं कंपनीज। तो ये चीजें मुझे लगता है कि, क्योंकि आज देखिए, एक जब ये तो क्लियर है कि ये वायरस जो है, ये आपको जिसकी इम्यूनिटी वीक है उनको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, और उन्हीं की आज जितने भी केसेस आपने देखे हैं, डेथ रेट्स, उसमें वीक इम्यूनिटी के कारण ये सब हुआ। जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हैं जिन लोगों की, वो इससे उभर पाए हैं, वो रिकवर होके अपने अपने घर वापस सेफ हैं, और मेरे ख्याल उनकी अंदर एक एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं जो कि इसको फाइट कर सकती हैं। फ्यूचर में उनको शायद वैक्सीन की जरूरत भी ना पड़े। उस तरह की बॉडीज हैं जो मेरे ख्याल है वायरस को कंटेन कर सकती हैं। तो मुझे लगता है इम्यूनिटी की तरफ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपने स्नैक्स हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है, इसमें हमेशा दिन में कम से कम 2 बार तो एवरेजली ये स्टडी है कि 2 बार आदमी नमकीन खा ही लेता है, नमकीन करता है, बिल्कुल। हाँ, इन बिटवीन मील्स, अपने 3 मील्स के बीच में। तो क्योंकि खाली है और इतना अपने पास फैमिली टाइम है, तो आप कुछ ना कुछ मंचिंग करते हैं। तो
टाइम यूटिलाइज करें टू गेट गुड हेल्दी प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो फूड ट्रेंड्स अभी मैं देख रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक, ऑल नेचुरल, ट्रेडिशनल, वीगन, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो कि वीगन भी हैं, और फंक्शनल फूड हो गए, पैक्ड, जैसे कि आपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के चिप्स हैं वो बनाएं अपने, तो उनकी डिमांड्स भी आगे फ्यूचर में काफी अच्छी ट्रेंड्स आने वाली है। इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स हैं, फिर रेडी टू ईट अपने जो जो मील्स हैं, होम कुक्ड मील्स, उस तरह की रेडी टू ईट में आपको, क्योंकि होम डिलीवरीज पे खाना, अब रेस्टोरेंट्स और इनका बिजनेस में काफी इफेक्ट आएगा, लोग रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में नहीं जाएंगे, एटलीस्ट इस साल तो ट्रेंड्स काफी लो रहेगा, तो उस केस में लोग घर से ही खाना पसंद करेंगे। तो घर में या ऑफिस भी जाते हैं तो उनको रेडी मील्स चाहिए, जो वर्किंग क्लास है, तो उस केस में रेडी टू ईट का बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है। उसमें फिर हम जितना हेल्थ को फोकस करते हुए प्रोडक्ट्स बनाएं, पीपल विल बी वेरी मच लॉयल एंड लाइक टू टेक योर ब्रेड। तो वो कन्वीनियंस फूड्स चाहिए फ्यूचर में, और सेफ एंड न्यू पैकेजिंग भी चाहिए, क्योंकि कन्वीनियंट होना चाहिए, तो वो सेफ होगा तभी वो हाथ लगाएंगे, नहीं तो कंज्यूमर को एक डर बैठा रहेगा आज की डेट में। तो ये चीजें ट्रेंड बता रही हैं कि हमें तुरंत ये एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो आप स्नैक्स, नमकीन में है, बिस्किट्स में है, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में। बाकी मुझे लगता है ये अच्छा ड्राइवर है, और एक्सपोर्ट मार्केट्स की तरफ फोकस होना चाहिए इसी को लेते हुए, क्योंकि इंडिया की जो हमारी नमकीन है या हमारे स्नैक्स हैं वो बहुत यूनिक हैं, फ्लेवरफुल हैं, और इनमें जैसे कि हमारी दाल है, इसका कितनी अच्छे प्रेजेंटेशंस पीछे भी हुई हैं, आपने देखा होगा, वो उसके अंदर कितने गुण हैं जो हम उसको डिस्क्राइब नहीं करते अच्छे से। तो वो चीजें हेल्थ रिलेटेड, उसमें हम प्रोटीन्स और ये बातें करते हुए अगर हम उसकी पैकेजिंग ऐसी बनाएं और उनको एक्सपोर्ट मार्केट्स में पहुंचाएं, तो ना ही सिर्फ इंडियन कंज्यूमर नहीं, आपको इंटरनेशनल कंज्यूमर भी मिलेगा उसके लिए। तो मुझे लगता है वो ट्रेंड्स और कुछ नए मिक्स, जैसे कि हमारे ये हैं ज्वार, बाजरा, इस तरह की जो ग्रेन्स हैं, सुपर ग्रेन्स, उनके मिक्सचर्स, पफ करके उनके मिक्सचर्स हैं, इस तरह की वैरायटियां बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी डिमांड में रह सकती हैं, और इनकी खपत भी अच्छी हो इंडिया में भी और विदेशों में भी। तो मुझे लगता है इस तरह की प्रोडक्ट्स को डेवलप करके और आगे ट्रेंड बना के देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चावला साहब, क्योंकि मैं आपसे अगला सवाल करूंगा, क्योंकि आपके पास जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ी है, और आप लगातार कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं। मेरे ख्याल से बार बार महीना महीना 2-2 महीने में कुछ नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो आप इसके ऊपर किस तरीके से एक टिपिकल फोकस नमकीन कंपनी जो है वो किस तरीके से इसको देखेगी, और आपको क्या लगता है कि ये एक नए वर्ल्ड में कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ आप प्लानिंग करेंगे आने की? प्रोडक्ट तो देखिए, मार्केट में नई अवेलेबिलिटी जरूर प्रयास करते रहते हैं कि भाई नए से नए प्रोडक्ट, लेकिन मार्केट की भी क्या डिमांड है उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि लोगों की क्या चॉइस पड़ती है। अभी जैसे विक्रम जी ने कहा, रेस्टोरेंट वगैरह में, इसमें वाकई सही बात है, उसमें लोगों का रुझान कम होगा। रेडी टू ईट, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज भी इस युग में मतलब हर आदमी थोड़ा सा चेंज चाहता है, चटपटा खाना घर के अंदर, ठीक है, नॉर्मल। तो अपने यहाँ जितने भी नमकीन के प्रोडक्ट हैं, यहाँ अपने देशी मसाले इतने अच्छे हैं, जीरा, धनिया, लौंग वगैरह, तो ये इतने टेस्टफुल है कि आदमी को हार्मफुल तो है नहीं, और उससे टेस्ट डेवलप होगा। रोस्टेड चना वगैरह हो गया, हालांकि रोस्टेड में अभी इतना हम लोग के कंट्री वाले इतने डेवलप नहीं है कि उतनी रोस्टेड चीजें खाएं। फ्राइड का फिर भी पता है, लेकिन फ्राइड में भी जो अच्छी क्वालिटी बनाएगा, हाइजीनिक बनाएगा, अच्छी तरह देखभाल करके क्वालिटी बनाएगा, उसका तो वक्त है ही है। और प्रयास करके ये बनाना चाहिए कि भाई मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे और चीजों बोल के अपना पैकेट खोला और खा करके खत्म कर दिया। तो ये तो रहेगा ही रहेगा। मेरे को भी लग रहा है आज आने वाला वक्त जो है इन चीजों का, रेडी टू ईट वालों, कुछ ज्यादा ही होगा। ओके, अभी विक्रम जी ने एक पॉइंट और इसमें थोड़ा सा उन्होंने एक झलक दी थी कि पैकेजिंग, एक नई पैकेजिंग की डिमांड आएगी, क्योंकि मैं अभी कहीं स्टडी पढ़ रहा था, कोविड या कोरोना वायरस प्रूफ पैकेजिंग के क्लेम्स भी आ रहे हैं अभी कुछ कंपनीज से। तो इस तरह की चीजें भी में भी आप लोग कुछ इन्वेस्ट करेंगे आगे जाके और उसको पब्लिसाइज करेंगे कंज्यूमर के बीच में?
जरूर करेंगे, बहुत जरूर करेंगे, क्योंकि ये तो वक्त की डिमांड होगी। मैंने आपको कहा ना, जो वक्त की बदलाव बहुत आ रहे हैं, आगे के वक्त में अगर हमारा ग्राहक जिस चीज को मांग रहा है हम उसको बिल्कुल प्रायोरिटी में करेंगे और सबसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे। उस पर तो ध्यान जाना ही जाना है हम लोगों को, ये तो बिल्कुल। ओके ओके ओके, थैंक यू जेंटलमैन। मुझे लगता है आज हमारा टाइम हो चुका है अभी, और मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छा फूड इंडस्ट्री, एक ज़्यादा ऑटोमेशन पे फोकस करने वाली, विद बेटर पैकेजिंग, विद बेटर प्रोडक्ट्स हम लोग आएंगे, और एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा हम सबके लिए, क्योंकि हम सब अपना टाइम अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तो इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आना चाहिए, और हम अपने देश की सेवा इसी तरीके से करते रहेंगे।